गुड मॉर्निंग एट्थ क्लास। आज शुरू करते हैं अपना थर्ड चैप्टर। आज आपके वीडियो का रूप थोड़ा सा बदला हुआ है। देखो आपको पेजेस भी नज़र आ रहे हैं। तो अपन पाठ को समझते हुए शुरू करेंगे। देखो थर्ड चैप्टर का नाम है बस की यात्रा। इसमें क्या होता है, लेखक एक खटारा बस से सफ़र कैसे करते हैं वही पूरा वर्णन इस पाठ में बताया है। देखो हम 5 मित्रों ने तय किया कि शाम 4 बजे की बस से चले। लेखक और लेखक के जो 5 मित्र थे, लेखक सहित 4 मित्र और 5वें लेखक, ये कुल 5 मित्र थे। और इन्होंने तय किया था, क्या तय किया था कि शाम 4 बजे वाली बस से इनको अपने जबलपुर पहुंचना है। इनका घर कहाँ पर था? जबलपुर। तो इनको जबलपुर पहुंचना था। पन्ना से इसी कंपनी की बस सतना के लिए घंटे भर बाद मिलती है, जो जबलपुर की ट्रेन मिला देती है। सुबह घर पहुंच जाएंगे। तो इनको क्या था, एक्चुअल में दूसरे दिन अपने नौकरी पर जाना था, अपने ऑफिस जाना था। तो इसीलिए चाह रहे थे कि ये जल्दी से जल्दी अपने घर पहुंच जाए। तो जल्दी से जल्दी पहुंचाने वाली बस का ये इंतज़ार कर रहे हैं। हम में से 2 को सुबह काम पर हाजिर होना था, इसीलिए वापसी का यही रास्ता अपनाना ज़रूरी था। इसीलिए इन्होंने इस बस से सफ़र करना तय किया। लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफ़र नहीं करते। क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं? नहीं, बस डाकिन है। अब क्या हुआ, वो इनको क्या एक जल्दी घर पहुंचना था। तो बहुत सारे लोगों ने इनको समझाया कि इस समय, शाम के समय में इस बस से सफ़र मत करो। तो ये कहते हैं कि क्यों भाई, ऐसा कोई सुनसान रास्ता है क्या कि इस बस से सफ़र नहीं करना है? तो वो लोग बाग कहते हैं नहीं नहीं, डाकू वाकू कुछ नहीं मिलेंगे सुनसान रास्ते में। ये तो बस ही डाकिन का स्वरूप है, यानी कि ये बस ही कहीं आपको धोखा ना दे दे। यानी कि बस की हालत इतनी ख़राब थी, बस इतनी खटारा अवस्था में थी कि वो चलने का विश्वास उन लोगों को हो ही नहीं रहा था। बस को ज़रा देखा तो श्रद्धा उमड़ पड़ी। श्रद्धा किसके प्रति करते हैं बच्चों अपन? जो अपनों से बड़े हों, सम्माननीय हो। तो यहाँ पर लेखक ने जैसे ही बस को देखा तो उनको उस बस के प्रति, उसकी दशा देखकर, उसकी स्थिति देखकर बस के प्रति श्रद्धा हो गई। बस खूब वयोवृद्ध थी। वयोवृद्ध यानी उम्र में बड़ी। अब बस कैसे उम्र में बड़ी हो सकती है? यानी कि वो काफ़ी पुरानी थी, सदियों के अनुभव के निशान लिए हुए थी। यानी कि बहुत सदियों, मतलब 100 सालों की पुरानी होना, ऐसी बस थी। लोग इसलिए इसे सफ़र नहीं करना चाहते थे कि वृद्धावस्था में इसे कष्ट होगा। यह बस पूजा के योग्य थी, उस पर सवार कैसे हुआ जा सकता है? अब लेखक को ये बात, जब लेखक ने इस बस को देखा तब जाके लेखक को लोगों की बात समझ में आई कि इसीलिए लोग इससे सफ़र करना नहीं चाहते कि ये इतनी बूढ़ी है। और जैसे कोई बूढ़ी औरत होती है तो वो सिर्फ आराम करने के काम आती है कि भाई तुम आराम करो माँ, अब तुम्हारा कुछ काम नहीं। तो इसीलिए इस बस को भी आराम के योग्य थी ये बस। इस बस से सफ़र नहीं किया जा सकता था। बस कंपनी के जो हिस्सेदार थे बच्चों, वो भी इसी बस में सफ़र कर रहे थे। हिस्सेदार मतलब पार्टनर। इस बस के मालिक के पार्टनर जो थे, जो इस बस के आधे मालिक थे, वो भी इसी बस से सफ़र कर रहे होते हैं। तो बस कंपनी के एक हिस्सेदार भी उसी बस से जा रहे थे। हमने उनसे पूछा यह बस चलती भी है? अब लेखक को थोड़ी सी मस्खरी सूझी। तो उन्होंने अब जैसे ही लेखक को पता चला कि यही गाड़ी का मालिक है, तो उसी मालिक से इन्होंने पूछा अरे भाई इतनी पुरानी बस है, क्या ये बस चलती है क्या? तो वो बोले चलती क्यों नहीं है जी, अभी चलेगी। हमने कहा वही तो हम भी देखना चाहते हैं, अपने आप चलती है यह? हाँ जी, और कैसे चलेगी? तो लेखक कहते हैं हाँ भाई, हमें भी तो यही देखना है कि बस चलती है कि नहीं चलती है। इसको कोई चलाने वाला होता है कि अपने आप चल जाती है? तो फिर वो मालिक कहता है कि अरे अभी देखना, अभी चलेगी, ये बस दौड़ेगी, चलेगी क्या? गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है। लेखक को फिर भी यकीन नहीं हुआ कि इस बस को कोई धक्का देने वाला नहीं, अपने आप चल जाएगी। हमें तो आश्चर्य हो रहा है, विश्वास नहीं हो रहा है। हम आगा पीछा करने लगे। अब लेखक के 2 मन हो गए कि इस बस में बैठें या न बैठें। बैठना इसलिए ज़रूरी था कि उनको जल्दी से अपने काम पर पहुंचना था, अपने घर पर पहुंचना था, और नहीं बैठेंगे तो जाएंगे किससे? इसलिए उनके 2 मन होने लगे। डॉक्टर मित्र ने कहा डरो मत, चलो, बस अनुभवी है, नई नवेली बसों से ज़्यादा विश्वसनीय है, हमें बेटों की तरह प्यार से गोद में लेकर चलेगी। तो मैंने जैसे कहा ना, ये 5 मित्र सफ़र कर रहे थे, तो उनमें से एक मित्र जो था वो डॉक्टर था। तो वो डॉक्टर मित्र जो होता है वो लेखक को समझाता है कि अरे भाई, जितना पुराना आदमी होता है वो उतना अनुभव लिए होता है, नए आदमियों से तो ज़्यादा अनुभवी होता है, तो वो ज़्यादा बुद्धिमान होता है। इसी तरह यह बस भी ज़्यादा अनुभवी है, ज़्यादा बुद्धिमान है। ये जिस तरह से एक माँ अपने बच्चे को गोद में उठाकर चलती है, वैसे ही ये भी अपने को गोद में उठाकर चलेगी।
हम बैठ गए। जो छोड़ने आए थे वे इस तरह देख रहे थे जैसे अंतिम विदा दे रहे हैं। अब अपने भी कोई रिश्तेदार, घर परिवार वाले कहीं बाहर जाते हैं तो अपन उनको सी ऑफ करने जाते हैं, तो उसी तरह से लेखक और इनके चारों मित्रों को भी जो लोग छोड़ने आए थे, जो इनके घर परिवार वाले थे, परिचित थे, तो वो इनको इस तरह से देख रहे थे कि ये वापस जिंदा बचेंगे भी कि नहीं बचेंगे। उनकी आंखें कह रही थी आना जाना तो लगा ही रहता है, आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर। ये बड़ी व्यंग्यात्मक बात आई है यहाँ पे बच्चों कि लेखक मन ही मन कह रहे हैं कि भाई हमारे परिचित जो हमको सी ऑफ करने आए वो भी ऐसा सोच रहे हैं कि अब हम मर जाएंगे, अब हम इनसे नहीं मिलेंगे। लेकिन जन्म मरण तो भगवान के हाथ में होता है, किसी के हाथ में नहीं होता है। हम बैठ गए। जो छोड़ने आए थे, ये हो गया ना, उनकी आंखें कह रही थी आना जाना तो लगा ही रहता है, आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर। आदमी को पूछ करने के लिए एक निमित्त चाहिए। निमित्त मतलब होता है माध्यम। अब हो सकता है लेखक के मरने का कारण यह, मरने का माध्यम ये बस ही बन जाए, ये सोचकर लेखक बड़े मन ही मन दुखी हो रहे थे। इंजन सचमुच स्टार्ट हो गया। अरे वाह, बस चल गई, इंजन चालू हो गया। जैसे सारी बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे। इंजन इतनी तेजी से चालू हुआ कि पूरी बस वाइब्रेट हो गई, पूरी बस हिल गई। तो लेखक को ऐसे लगा चालू तो हुई है पर बस ही पूरी इंजन बन गई, इतनी तेजी से ये चालू हुई है। कांच बहुत कम बचे थे। अब जो बस के जो खिड़कियों के कांच थे ना, वो भी टूट चुके थे। जो बचे थे उनसे हमने बचना था। अब जो बचे हुए कांच थे ना, टूटे फूटे से कांच खिड़कियों पर लगे हुए थे। अब बस इतनी जोर से हिल रही थी चलते हुए कि कहीं कांच से चोट भी लग सकती थी। इसीलिए लेखक कह रहे हैं कि जो बचे हुए कांच थे उनसे हमको खुद को बचना था। हम फौरन खिड़की से दूर सरक गए। अब वो खिड़की वाली जो सीट होती है वो उन्होंने छोड़ दी और दूर थोड़ी सी दूरी पर बैठ गए। इंजन चल रहा था, हमें लग रहा था कि हमारी सीट के नीचे इंजन है। मतलब इंजन तो आपने देखा ही होगा, कभी बस देखी हो तो इधर ड्राइवर सीट होती है, बीच में इंजन होता है। तो यहाँ पर लेखक को ऐसे लग रहा है कि जैसे हर सीट इतनी तेज़ी से हिल रही थी, ऐसे लग रहा था जैसे इंजन उनकी सीट के नीचे ही लगा हुआ है। बस सचमुच चल पड़ी और हमें लगा कि यह गांधी जी के असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन के वक्त अवश्य जवान रही होगी। अब बस चली तो ऐसे चली, धम 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 भड़ाभड़ करते हुए। इतनी वो बज रही थी, इतनी वो वाइब्रेट हो रही थी कि लेखक को ऐसे लगा जैसे जब गांधी जी ने अंग्रेजों के विरोध में सविनय अवज्ञा आंदोलन और ये आंदोलन किए थे, उनके समय की बस है। इसीलिए आंदोलन में जिस प्रकार एक शक्ति होती है, एक जोश होता है, उसी प्रकार इस बस में जोश था। वो इतना हिल रही थी, इतनी क्रांति कर रही थी एक तरह से। बस पूरी सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौर से गुजर रही थी। सीट का बॉडी से असहयोग चल रहा था। कभी लगता सीट बॉडी को छोड़कर आगे निकल गई है, कभी लगता कि सीट को छोड़कर बॉडी आगे निकल गई है। 8-10 मील चलने पर सारे भेदभाव मिट गए। यह समझ में नहीं आता था कि सीट पर हम बैठे हैं या सीट हम पर बैठी है। अब गांधी जी को, ये लेखक को गांधी जी का असहयोग आंदोलन क्यों याद आया? क्योंकि उस बस का हर पार्ट उस बस से असहयोग कर रहा था। यानी कि सीट पर चिपकी ही नहीं हुई थी, कांच की जगह ठिकाने लगे हुए नहीं हुए थे। तो लेखक ये कह रहे हैं कि बस की हर सीट उससे असहयोग कर रही थी। कभी लेखक को लगता कि वो सीट पर बैठे हैं और कभी लेखक को यूँ लगता कि वो सीट पर बैठे हैं और वो सीट पर बैठी है। तो एक दूसरे का क्रॉस कनेक्शन हो रहा था वहाँ पर। उनको समझ में नहीं आ रहा था कि हम इतने क्यों हिल रहे हैं। एकाएक बस रुक गई। मालूम हुआ कि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया है। ड्राइवर ने बाल्टी में से पेट्रोल निकलकर उसे बगल में रखा और नली डालकर इंजन में भेजने लगा। अब क्या हुआ? आधे रास्ते गई बस और बस रुक गई। क्या हुआ था? उसमें से टंकी, पेट्रोल की जो टंकी थी उसमें से छेद हो गया था, तो छेद में से पेट्रोल टपक रहा था। इसलिए ड्राइवर ने बस को रोक कर अब एक नली के माध्यम से उस इंजन में पेट्रोल पहुंचाना शुरू किया। अब मैं उम्मीद कर रहा था कि थोड़ी देर बाद बस कंपनी के हिस्सेदार इंजन को निकालकर गोद में रख लेंगे और उसे नली से पेट्रोल पिलाएंगे, जैसे माँ बच्चे के मुंह में दूध की शीशी लगाती है। अब लेखक को ये दृश्य देखकर ऐसा लगा जैसे वो जो ड्राइवर था ना, वो नली से इंजन में पेट्रोल भेज रहा था। तो इस दृश्य को देखकर लेखक को ऐसे लगा जो बस का मालिक बस में बैठा है ना, वो इंजन को ही माँ की तरह गोद में उठा लेगा और उसको जैसे दूध, माँ शीशी से जैसे बच्चे को दूध पिलाती है बोतल से, वैसे ही वो बोतल से दूध पिलाएगा या पेट्रोल पिलाएगा।
बस की रफ्तार अब 15-20 मील हो गई थी। मुझे इसके किसी हिस्से पर भरोसा नहीं था। ब्रेक फेल हो सकता है, स्टीयरिंग टूट सकता है। प्रकृति के बहुत दृश्य लुभावने थे। अब लेखक को ऐसे लग रहा था कि मैं बस में बैठ भी गया हूँ, बस का इंजन भी खराब है, बस की पेट्रोल की टंकी भी फूट चुकी है, बस की हालत इतनी खराब है कि ये कभी भी हमें धोखा दे सकती है। अब देखा भाई, इतने सुंदर दृश्य थे, बस के बाहर वाले दृश्य इतने सुंदर लग रहे थे, लेकिन फिर भी उन दृश्यों से लेखक को डर लग रहा था। क्यों? क्योंकि कभी लंबे पेड़ आ रहे थे, कभी झरने आ रहे थे, कभी नीचे नदी आ रही थी, कभी गहरी खाई आ रही थी। तो लेखक को ऐसे डर लग रहा था कि कहीं यह बस किसी पेड़ से टकरा न जाए, किसी खाई में गिर न जाए। इसीलिए लेखक को वो दृश्य सुंदर होते हुए भी डरावने लग रहे थे। वह निकल जाता तो दूसरे पेड़ का इंतजार करता। झील दिखती तो सोचता कि इसमें बस गोता लगा जाएगी। गोता लगाना मतलब डुबकी मारना। तो वही बात है कि यहाँ पर लेखक ये कह रहे हैं कि मुझे हर पेड़ से ये दृश्य डर लग रहा था कि इस पेड़ से टकराए कि उस पेड़ से टकराए, इस खाई में गिरे उस खाई में गिरे। हर पल लेखक को मन में डर लगा हुआ था। एकाएक फिर बस रुकी। ड्राइवर ने तरह तरह की तरकीबें की पर वह चली नहीं। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया था। कंपनी के हिस्सेदार कह रहे थे बस तो फर्स्ट क्लास है जी, यह तो इत्तेफाक की बात है। अभी भी बस का मालिक यह मानने को तैयार नहीं था कि बस खराब हो चुकी है, इतनी खटारा है, अब उसको परिवहन निगम से आज़ादी ले लेनी चाहिए। तो यहाँ पर लेखक क्या कह रहे हैं कि अभी भी बस का मालिक ये नहीं मान रहा था कि बस खराब है, और वो क्या कह रहा था कि तो इत्तेफाक है। इत्तेफाक मतलब ही कि हर किसी के साथ ये घटना हो सकती है, कोई नई बस भी खराब हो सकती है, इस बस को आप दोष मत दो। क्षीण चांदनी में वृक्षों की छाया के नीचे वह बस बड़ी दयनीय लग रही थी। लगता था जैसे कोई वृद्धा थक कर बैठ गई हो। हमें ग्लानि हो रही थी कि बेचारी बस पर हम लदकर चले जा रहे हैं। अगर इसका प्राणांत हो जाए तो हमें इस बियाबान में इसकी अंत्येष्टि करनी पड़ेगी। अब क्या हुआ, लेखक को बड़ा अफसोस हो रहा था कि हम क्यों इस बस में बैठे। ये बस तो वो उस वृद्धा की तरह है जो किसी भी क्षण मर सकती है, और अगर वो मर गई तो उसका उसी जगह अंतिम संस्कार करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या कि अगर ये बस यहाँ पर चलना रुक गई और वापस नहीं चली है तो बस इस बस को यहीं पर छोड़कर हमें जाना पड़ेगा। हिस्सेदार साहब ने इंजन खोला और कुछ सुधारा, बस आगे चली। वापस जो बस का मालिक था उसने ही इंजन को थोड़ा रिपेयर किया और फिर वापस बस धीरे धीरे चलने लगी। धीरे धीरे वृद्धा की आंखों की ज्योति जाने लगी। इसका मतलब क्या, उसकी जो फ्रंट लाइट्स थी वो भी अब डीम होने लग गई थी। चांदनी में रास्ता टटोल कर वो रेंग रही थी, मतलब बस बहुत स्लो स्पीड से चल रही थी। आगे या पीछे से कोई गाड़ी आती दिखती तो वह एकदम किनारे खड़ी हो जाती और कहती, निकल जाओ बेटी, अपनी तो अब रही नहीं, अपनी तो वह उम्र अब रही नहीं। अब जैसे ही वैसे ही तो उसकी फ्रंट लाइट हेडलाइट्स जो थी वो भी डीम हो गई, कमज़ोर हो गई, बस की रोशनी भी जाती रही। और जैसे ही सामने से कोई वाहन आता दिखता, क्योंकि रात हो चुकी, तो कोई सामने से वाहन आता दिखता तो बस को साइड में ड्राइवर खड़ा कर देता, और उसको देखकर ऐसा लगता लेखक को जैसे बस यूँ कह रही है कि अब तुम आगे जाओ, मैं तो बूढ़ी हो गई हूँ, अब मेरी उम्र नहीं, तेज चलने की उम्र नहीं रही। एक पुलिया के ऊपर पहुंचे ही थे कि एक टायर फिस करके बैठ गया। वह बहुत जोर से हिलकर थम गई। पहले पेट्रोल की टंकी फूट गई, एक जगह इंजन खराब हो गया, और अब तीसरी जगह पर क्या हुआ, उसका जो टायर था वो बस्ट हो गया। अगर स्पीड में होती तो उछलकर खाई में गिर जाती। मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा से देखा। अब क्या हुआ कि जो जैसे ही बस का टायर बस्ट हुआ, टायर फूटा, तो एकदम से धम करके बस रुक गई। अगर स्पीड में चल रही होती ना वो बस, तो उसी वक्त खाई में गिर जाती। तब जाके वो लेखक संभले, और लेखक ने उस कंपनी को, उस कंपनी बस का जो मालिक था उसको शाबाशी दी कि धन्य है तू, हम तो चलो अनजान है इसलिए इस बस में बैठ गए, लेकिन तुम तो धन्य हो, इस बस की ऐसी हालत जानते हुए भी तुम इस बस में सफ़र कर रहे हो, तुम तो बड़े धन्यवाद के पात्र हो। उत्सर्ग की ऐसी भावना दुर्लभ है। उत्सर्ग मतलब बलिदान, ठीक है। तो यहाँ पर कभी क्या कह रहे हैं कि भाई उत्सर्ग मतलब क्या होता है बच्चों, बलिदान। तो लेखक ये कह रहे हैं कि
कंपनी का जो मालिक था, बस का जो मालिक था, वो जैसे अपने प्राणों का बलिदान देने वाला हो, ऐसा सोचकर वो इस बस में बैठा था। और अब लेखक ये सोचते हैं कि ऐसा बलिदानी तो हमें तब जरूर चाहिए था, कब? जब देश की स्वतंत्रता लानी थी, जब देश को अंग्रेजों की गुलामी से आज़ाद कराना था, तब यदि ऐसा बलिदानी होता तो सोचो हमारे कितना काम आता। अब क्या हुआ, लेखक ने उस बस के ठीक होने की आस तो छोड़ दी थी। अब जैसी स्पीड में वो चल रही थी, उसको उन्होंने अपना किस्मत मान लिया, उनको पता चल ही गया था अब लेखक को, अब हम समय से अपने गंतव्य तक नहीं पहुंचेंगे, अपने ऑफिस, अपने घर तक नहीं पहुंचेंगे। तो जिस स्पीड से चल रही है उसको चलने दो, और समय की मांग को स्वीकार करते हुए, इसी चीज़ को एंजॉय करते हुए, इसी चीज़ से आनंदित होते हुए आपको रास्ता तय करना पड़ेगा। ये सोच कर लेखक ने भी सारी चीज़ें अब हंसी मजाक में लेनी शुरू कर दी थी।